जय हिंद साथियों। हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो शुरू कर रहे हैं और आप बड़े ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। बस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कोशिश करेंगे इस यूनिट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही हम आपको ये जानकारी दे दें कि यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 8 जो है करंट अफेयर्स और यूनिट 1 की संकल्पना एवं विचार, यूनिट 3 हो गई, यूनिट 2 हो गई, यूनिट 4 हो गई, है ना, यूनिट 5, 6 जो एमपी से संबंधित कंटेंट है, इन सब के वीडियो डले हुए हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। लगभग 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया गया है और कुछ बचा हुआ जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यूनिट 1 जे शुरू की है ना अभी हमने, तो संकल्पना एवं विचार उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, साथ ही भारत का इतिहास पढ़ना है और भारत के इतिहास को हम 3 फेज़ों में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन सभी चीज़ों को समझना है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। निश्चित रूप से आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें मिलेंगी और एग्ज़ाम से पहले-पहले 10 की 10 यूनिट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी। ऐसा मेरा मानना है कि हो तो जानी चाहिए, हो जाएँगी, अभी पर्याप्त समय है ना? तो आप बस रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम शुरू करते हैं इतिहास के जो स्रोत होते हैं उनसे, है ना? तो इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हम कुछ इस प्रकार अध्ययन करते हैं उनका। पहला तो पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं, कुछ साहित्यिक साक्ष्य भी देखते हैं, साहित्य से संबंधित जानकारी जो है वो जहाँ से भी मिलती है उसको देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में धार्मिक और लौकिक साक्ष्य देखते हैं और विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं उनको भी हम समझते हैं। पहले हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं। देखो, जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं ना, इनमें जो है अभिलेख हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य में शामिल होती हैं अभिलेख हो गए, है ना, मुद्राएं हो गई, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष और आदि चीज़ों से जो प्रमाण मिले हैं ना, ऐसी सामग्री को पुरातात्विक स्रोत में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला है हमें देखना है अभिलेखों को, है ना। अभिलेख जो हैं आपको मुख्यतः मिलेंगे पाषाणों पर, पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर और दीवारों पर क्या है, उत्खनित किए जाते थे। जैसे आप कहीं पर्यटन घूमने जाते हो ना, पर्यटन पर जाते हो तो आपको क्या मिलता है, वहाँ शिला पर कुछ लिखा होता है ना, कहीं कुछ लिखा होता है शिलाओं पर, चित्रकला या फिर दीवारों पर कुछ आकृतियां बनी हुई होती हैं, उनको ही बोलते हैं अभिलेखों के माध्यम से जो है। जो अभिलेखों का अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। तो यह भी याद रखना है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोगाजकाई नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। 1400 ईसा पूर्व का है ये। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माना जाता है 1400 ईसा पूर्व का है। कौन सा अभिलेख? मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से मिला था। इस अभिलेख को बोगाजकोई अभिलेख नाम से ही जाना जाता है। भारत में सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख जो है वो सम्राट अशोक के हैं, जो प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं। लेकिन अशोक के जो अधिकतर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे, लेकिन जो सबसे प्राचीन पठनीय अभिलेख है ना भारत का, वो सम्राट अशोक का है। और किस भाषा में मिला है? प्राकृत भाषा में मिला है। लेकिन आपको साथ में यह भी याद रखना है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख जो हैं खरोष्टी लिपि में हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत के जो अभिलेख आपको मिलेंगे वो खरोष्टी लिपि में हैं और जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो आप जानते हो कि जो खरोष्टी लिपि होती है, जैसे आमतौर पर आप क्या करते हो, इस तरफ से ऐसे ऐसे लिखते आते हो, इस तरफ को जाते हो, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है ना उसमें इस तरफ से लिखा जाता है और आप इस तरफ को लिखते आते हो, तो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। मास्की, गुरगुजरा, निट्टूर एवं उदयगोलन के अभिलेख से अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्श पर प्रकाश डाला गया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्त आदि वैदिक देवताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इनके नाम से जो है जानकारी मिलती है बोगाज कोई नामक अभिलेख से, जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। हड़प्पाकालीन अभिलेख जो मोहरों पर अंकित हैं उसकी लिपि भाव चित्रात्मक है। तो पूछा जाए हड़प्पाकालीन अभिलेख जो मिले हैं उनकी लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है ना, पिक्टोग्राफी का प्रयोग किया गया है, जिसको अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है।
अभिलेख, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित विशेषताएं याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। जैसे प्रयाग स्तंभ है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इससे समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है, दिग्विजयों का वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। दूसरा है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, तो इसको भी याद रखना है। इसमें जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें स्कंदगुप्त द्वारा हूणों पर विजय का वर्णन मिलता है, स्कंदगुप्त का हूणों पर विजय का वर्णन मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख। कौन सा है? नासिक अभिलेख। जो नासिक अभिलेख है इसमें आपको याद रखना है गौतमी बलश्री एवं 7 वाहनों का वर्णन मिलता है नासिक अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के बारे में वर्णन मिलता है, ऐहोल अभिलेख से पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है, देखो जूनागढ़ अभिलेख देखा, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख देखा हमने, तो उसमें स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय की बात की जा रही है। वहीं जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है उसमें रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का वर्णन किया गया है। हाथी गुम्फा, माफ कीजिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। भरहूत अभिलेख जो है वो सुंग नरेश शब्द खुर्दे के कारण सुंगों का वर्णन माना जाता है। और एरण अभिलेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सागर जिले में है। भानुगुप्त सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख, और सती प्रथा के जो प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य हैं वो एरण अभिलेख से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये तो थी अभिलेखों की बात। अब हम चलते हैं मुद्राओं पर। मुद्राओं से क्या क्या जानकारी मिलती है इतिहास में, उनको समझते हैं। देखो भारतीय इतिहास की सामान्यतः जानकारी हमें मुख्यतः मुद्राओं से ही प्राप्त हुई है। इन्हें बहुत सहायता की है उनकी जानकारी इकट्ठा करने में। क्या हुआ, जो आरंभिक सिक्के थे उन पर चिन्ह मात्र मिलते थे, किंतु जो बाद में सिक्के बने ना, उनमें राजाओं ने क्या किया, राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि को भी उत्कीर्ण कराया गया। तो उससे हमें ये जानकारी मिलती गई कि ये किस समय के थे ना। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। तो पूछा जाए आहत क्या है, तो आहत भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, जिन्हें क्या होता था, ईसा पूर्व जो 5वीं सदी थी उसमें के निर्मित थे। वहीं ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में से आहत सिक्का कहा जाता है। तो पंचमार्क होते थे, है ना, आहत सिक्का, ठप्पा मार्क कहा जाता था इनको। सर्वाधिक मात्रा में जो मुद्राएं हैं वो मौर्य काल में मिली हैं, जो सीसा, चांदी, तांबा और सोने की बनी हुई थी। तो पूछा जाए प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक मुद्राएं किस साम्राज्य में मिली थी, तो मौर्य साम्राज्य की मिली हैं। सर्वप्रथम लेख वाले जो सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के, वो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा, इंडो ग्रीक शासक थे जो, उन्होंने चलाए थे सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के। आरंभिक सिक्के ज्यादातर चांदी के होते थे एवं सिक्के के तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क कहलाते थे, आहत कहलाते थे। अब हम स्मारक और भवन की बात करेंगे। देखो रिवीजन आपको दोबारा से वीडियो देख के करना है, हम रिवीजन नहीं करा रहे हैं ताकि कंटेंट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जब आपको समय मिलेगा तो आप कर ही लोगे, मुझे इतना विश्वास है ना। 1 मिनट रुकिएगा आप। तो हम स्मारक एवं भवनों की बात करेंगे। तो देखो दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश डाला गया है। उत्तर भारत में खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर नागर शैली एवं दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो सीधे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कांदरिया महादेव मंदिर निर्माण की किस शैली में बना है, तो आप नागर शैली आंसर करेंगे। और जो राजराजेश्वर मंदिर है वह द्रविड़ शैली में बना हुआ है। जावा के बोरोबुदुर मंदिर से वहाँ महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता की प्रमाणिकता की जानकारी मिलती है। तो देखो क्या होता है, आप सीधा सा समझो कि अलग अलग जो स्रोत हैं ना, उनसे अलग अलग समय की अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलती है। इससे जो इतिहासकार होते हैं एक आइडिया लगा पाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा उस समय, ये शासक रहे होंगे, है ना, ये आक्रमण हुआ होगा, ये युद्धों को लड़ा होगा, इस प्रकार से। अतरंज की खेड़ा की खुदाई से ज्ञात होता है कि लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था।
तो जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ पे खुदाई की गई, उससे पता चला कि जो लोहा है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास उसका प्रयोग होने लगा था। अब हम मूर्ति कला पे आते हैं। तो ये स्रोत देख रहे हैं अभी, इनको तो विस्तार से बहुत आर्ट एंड कल्चर वाला जब वीडियो आएगा ना तो उसमें आप विस्तार से समझेंगे। अभी तो हम स्रोत के बारे में, इतिहास के जो स्रोत हैं उनको समझ रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियां निर्माण भी मुख्य रूप से कुषाण काल में आरंभ हुई थी। तो मूर्तियों का निर्माण जो है मुख्य रूप से कुषाण काल में हुआ। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में मूर्तियों निर्माण जो है वो जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं एवं मूर्ति कला के ज्ञान की जानकारी से प्राप्त होती है। पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, देखो ये जो मूर्ति मिली है ना, इससे पता चलता है कि ये ना सेविंग एविंग करने के भी कुछ औजार होंगे उस समय। तो सेविंग एविंग करके बढ़िया टिप टॉप बन के रहा करते थे, है ना। डिजाइनदार शॉल वॉल ओढ़ने की भी कपड़े, मतलब वस्त्र पहनते होंगे, है ना। और डिजाइन वाले, वो भी आसान ऐसे नहीं, नॉर्मल डिजाइन वाले पहनने का शौक होगा। तो इस प्रकार की जानकारी भी ऐसे अंदाजा लगाया जाता है। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन की, विशद जीवन यापन की जानकारी मिलती है। जैसे बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र प्रसिद्ध एवं चित्रकारी है जो अजंता में है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक जो है वो मिलती है। कुछ अवशेष भी मिले हैं, जैसे गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर बाद में चित्रित भूरे रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। वहीं मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनसे सैंधव वासियों की धार्मिक विश्वासों, व्यापारिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में अरिकीमेडु स्थल है, वहां से खुदाई हुई तो रोमन सिक्के मिले हैं। दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि जानकारी मिली है। तो इनसे क्या होता है कि इनसे अंदाजा लगाया जाता है, पहले पता किया जाता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से किस का समय के हैं, फिर उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय इस प्रकार की जो है चीजें चला करती थी, इस प्रकार का यूज होता था, है ना। तो जैसे चित्रित मृदभांड मिले तो उससे अंदाजा लगाया लोगों ने कि बर्तनों को अच्छा दिखाने के लिए क्या किया जाता था, उनको रंगा जाता था, है ना। और भी चीजों की जानकारी मिलती है। जैसे मोहरें प्राप्त हुई तो क्या होता है, मोहरों पे कोई धार्मिक चित्र बना है तो उनके धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मोहरें हैं तो हो सकता है कि उस समय विनिमय का माध्यम हो या फिर मोहरों के द्वारा भी लेन देन किया जाता हो, तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं साहित्यिक स्रोत पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। देखो, साहित्यिक स्रोत को दो प्रकार से देखना होता है, एक तो धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम देखेंगे ब्राह्मण या वैदिक साहित्य के रूप में, और दूसरा देखेंगे ब्राह्मणोत्तर या उत्तर वैदिक काल के समय के जो साहित्य हैं उनको समझेंगे। तो देखो क्या है, ब्राह्मण या वैदिक साहित्य जो है उसमें आते हैं वो साहित्य जैसे वेद, उपन्यास हो गए, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये सब शामिल होते हैं। जबकि ब्राह्मणोत्तर या उत्तर वैदिक काल में उसके बाद के जो साहित्य है ना उनको शामिल किया जाता है। तो अब हम आते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण या वैदिक साहित्य की बात करेंगे। इसके अंतर्गत वेद शामिल होते हैं और ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति होंगी, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, वेदों के अध्ययन से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जो प्राचीन समय में आर्य थे, प्राचीन आर्यों की जानकारी मिलती है वेदों से। और उनकी कौन क्या किस किस की जानकारी मिलती है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की जो है वो जानकारी हमें प्राप्त होती है वेदों से। वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं और वेदों की संख्या जो है वो क्रमशः इस प्रकार है। 4 हैं वेद। पहला है ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद जो कि सबसे आखिरी में आया था। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्रथम कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। इन क्रम भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि जो ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? कुल 10 मंडल हैं और 1028 जो हैं वो सूक्त हैं और 10,580 जो हैं वो ऋचाएँ हैं। ये जो ऋचाएँ हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये नहीं पूछी जाती हैं। जो पूछा जाता है वो हम आपको बता देते हैं कि एक तो ऋग्वेद का क्रम आपको याद रखना है, दूसरा कितने मंडल हैं 10, कितने सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जहां से क्वेश्चन आता है वो कंटेंट तो अब आने वाला है, तो आप ध्यान से समझेंगे, है ना।
देखो, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री समर्पित जो है वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो पूछा जाए गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। अगर ऐसा मंडल ना लिखा हो तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, तो आप करेंगे आंसर ऋग्वेद में किया गया था। कौन से मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐतरेय एवं एक है कौशिकी। इन चीज़ों को हम पहले भी संकल्पना एवं विचार वाले जो वीडियो थे यूनिट 1 के ही जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनमें बहुत ही विस्तार से समझ चुके हैं, और आप यहाँ भी उसको देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक तो ऐतरेय और एक है कौशिकी। ये 2 आपको याद रखने हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों व विधानों का संकलन मिलता है। तो जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, नियम विधान के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो होता है ना, उसको अथर्वयु कहा जाता है। इसको क्या हो गया है? कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी, है ना। देखो, जो यजुर्वेद होता है उसके जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वयु। अच्छा, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट में बताइए, किसी को पता हो। नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ कि उनको होर्थ कहा जाता है। तो जब ऋग्वेद पूछा जाए कि ऋग्वेद का जो पाठ है उनको पाठ करने वालों को क्या कहा जाता है, तो आप सही आंसर करेंगे होर्थ। और जब यजुर्वेद पूछा जाए तो आप सही आंसर करेंगे अथर्वयु। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। तो यजुर्वेद के भी आसान है याद रखना, शतपथ और तैत्तिरीय आसान से हैं। और ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद के पूछी जाए तो शतपथ और तैत्तिरीय जो हैं वो यजुर्वेद के हैं। अब हम आते हैं सामवेद पर। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। तो जो सामवेद है, जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र होते हैं ना, इनका संग्रह होता है। 7 स्वरों की भी जानकारी सामवेद में ही है, इसी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है 7 स्वरों की। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, और सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो है पंचविश ब्राह्मण और एक है षड्विश ब्राह्मण। ये भी आपको याद रखना है। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में की गई है। तो अथर्ववेद जो है वो सबसे आखिरी का वेद है। अंतिम रूप से जो रचना की गई वेदों में वो अथर्ववेद की थी। अथर्व एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा इस वेद की रचना की गई थी, अथर्ववेद की। अर्थ बांगिरस भी कहा जाता है इस वेद को। अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी अथर्ववेद में। अथर्ववेद के 3 उपनिषद हैं, एक तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद इसके हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद जो है वो इसका सही आंसर होगा। अथर्ववेद का एक ही है ब्राह्मण ग्रंथ, वो है गोपथ। कौन सा है? तो अथर्ववेद का एक ही है ब्राह्मण, गोपथ। कौन सा? गोपथ, याद रखना है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। तो इन चारों वेदों को एक साथ जो है वो संहिता कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को। वेदों को समझने के लिए क्या किया गया है? 6 वेदांगों की भी रचना की गई है ताकि इनको अच्छे से समझ आ सके। इन 6 वेदांगों में शिक्षा जो है वो उच्चारण विधि के लिए है, शिक्षा उच्चारण विधि के लिए, ज्योतिष भाग्यफल के लिए, कल्प जो है वो कर्मकांड, व्याकरण जो है वो शब्द व्युत्पत्ति, और निरुक्त जो है वो भाषा विज्ञान, और छंद जो है वो चतुष्पदीय श्लोक के लिए है। पुराणों की जो संख्या है वो 18 मानी गई है। तो पुराण कितने हैं? 18 हैं। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अब हम आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य या उत्तर वैदिक साहित्य पर आते हैं और इसको समझेंगे। उत्तर वैदिक साहित्य की बात करें
तो देखो उत्तर वैदिक साहित्य क्या है, जो अभी हमने वैदिक साहित्य के बारे में जाना है वो तो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का। अब जो 1000 ईसा पूर्व के बाद का है उसे हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य या उत्तर वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। इसमें विशेष करके बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व रहा है, और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध ग्रंथ में। त्रिपिटक को भी 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। इनको त्रिपिटक जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दीपवंश और महावंश नामक 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दीपवंश से भी और महावंश से जो पाली ग्रंथ हैं उनसे भी मौर्यकालीन जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैन साहित्य जो होता है उसको आगम कहा जाता है, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना जो है वो भद्रभाहु ने की थी। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, और कल्प सूत्र की रचना किसने की है? भद्रभाहु ने की है। अब हम आते हैं लौकिक साहित्य पर। तो देखो क्या है लौकिक साहित्य के अंतर्गत, देखो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। तो एक तो रचनाकार का नाम याद रखना है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था की जानकारी पर प्रकाश डाला गया है। कलहड़ द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है, इसके संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी है जो कलहड़ की, उसमें कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का विशद वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। तो ये कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर के जो शासक हैं उनसे संबंधित है, इसके लिए आपको इसे याद रखना है। आर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी है ना, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी याद रखनी है। कात्यायन की वर्तिका, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य आदि उल्लेखनीय है। वहीं कथा सरित सागर जो है वो मौर्य काल के विषय की में जानकारी देती है, और इसके रचनाकार जो हैं वो सोमदेव हैं। तो पूछा जाए कथा सरित सागर है इसकी रचना किसने की है? तो सोमदेव ने इसकी रचना की है। पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की। कात्यायन ने वर्तिका, मुद्रा राक्षस रचना है विशाखादत्त की, और पतंजलि है महाभाष्य की। वहीं मालवी काग्निमित्रम जो है ना कालिदास की, इसके द्वारा शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मालवी काग्निमित्रम के द्वारा शुंग वंश की जानकारी मिलती है। अब हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को देखेंगे। विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं, जैसे चीनी यात्री फाहियान है, ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और 15 वर्ष इसने भारत में भ्रमण किया है, और उस समय के गुप्त काल के बारे में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी इसके वृत्तांत से मिलती है। ह्वेनसांग है जो चीनी यात्री ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने शिक्षा ग्रहण की है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग, और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। इत्सिंग जो है 7वीं सदी के अंत तक भारत में आया, और भारत के विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में रहा, एवं उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। अलवरूनी अरबी लेखक था। महमूद गजनवी की सेना के साथ पर्यवेक्षक के रूप में भारत आया था। उसकी कृति तहकीक हिंद एवं किताबुल हिंद जो है भारत की खोज, आज भी भारत के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अरबी लेखकों में सुलेमान फरिश्ता, हसन निजाम भी शामिल हैं। वहीं जो इवन बतूता है, इसकी रचना रेहला अरबी भाषा में रचित है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी दी है। मार्को पोलो वेनिस इटली का निवासी था। 13वीं सदी के अंत में भारत आया था, और इसने दक्षिण भारत से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है इसके वृत्तांत से, मार्को पोलो से। हिस्टोरी का जो बुक है हेरोडोटस ने लिखी है, जिसे हिस्टोरिका, इसे हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो जो मैगस्थनीज है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसके द्वारा रचित जो इंडिका पुस्तक है ना, उससे मौर्यकालीन युग की जानकारी मिलती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री से भारतीय पौधे, खनिज एवं पशुओं की जानकारी मिलती है। तो ये तो थे इतिहास के स्रोत, जहाँ से हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। अब इसके बाद जो है हम भारत के इतिहास का विकास क्रम जो है वो शुरू करेंगे, और भारत को इतिहास को अलग अलग भागों में बांटकर शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि
आगे की वीडियो भी जल्दी से आपको मिल सके। भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हम देख चुके हैं। अब हम भारतीय इतिहास के विकास क्रम को समझेंगे, जिसमें भारतीय इतिहास जो है उसको हम पहले 3 भागों में बांट के देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, इनका नामकरण जो किया गया है ना, वो कुछ विशेष आधार पर किया गया है। जैसे आप समझना, जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इस काल का इतिहास जो है पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों, साधनों, सामग्रियों पर निर्भर है। जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उस समय से, उन पर निर्भर है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है प्रागैतिहासिक काल का। तो क्या है, उस समय जो भी चीजें मिली ना, स्रोत मिला, जैसे कोई वस्तु मिली है, तो वो ही साक्ष्य है उस समय के, है ना, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल को सुविधानुसार 3 का भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में देखना है। पहले भारतीय इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हम प्रागैतिहासिक काल को देख रहे हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और इसके भी 3 काल हैं अलग अलग। जो पहला इसका काल है वो है पुरापाषाण काल। इसका प्रारंभ जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है, ईसा पूर्व तक माना जाता है ना, 10,000 ईसा पूर्व तक। प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक जो काल रहा होगा वो पुरापाषाण काल रहा होगा। उसके बाद 10,000 से 5500 ईसा पूर्व का समय है जो, वो मध्य पाषाण काल के आसपास माना जाता है कि मध्य पाषाण काल का समय रहा होगा। उसके बाद जब नवपाषाण काल शुरू हुआ तो 5500 से 3000 ईसा पूर्व लगभग जो है वो नवपाषाण काल का समय माना जाता है, 5500 से 3000। तो पुरापाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 10,000 से 5500 ईसा पूर्व तक और नवपाषाण काल 5500 से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। एक एक करके सभी को समझेंगे। देखो, पुरापाषाण काल जो है, यह काल मुख्यतः शिकार एवं खाद्य संग्रह पर आधारित था। तो उस समय ना कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती नहीं थी, शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवन आधारित था। इस काल में मानव जानवरों के मांस, फल, सब्जियां और कंदमूल फलों को आदि को खाकर जीवन व्यतीत करते थे। लोगों को आग जलाना, खेती करना, बर्तन बनाने आदि कलाओं का ज्ञान नहीं था। इस समय जो पुरापाषाण काल है, इसमें लोगों को ना तो बर्तन बनाने का ज्ञान था, ना आग जलाने का, ना खेती करने का, इन सब का ज्ञान नहीं था। तो आग जलाने का ज्ञान नहीं था, इसका मतलब है कच्चा मांस खाया करते होंगे पुरापाषाण काल में लोग, है ना। ऐसे समझ बना के चलनी है आपको, ये नहीं सोचना है कि अफसर ने ये बताया नहीं है कि कच्चा मांस खाते थे कि पक्का। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ चीज़ों को लिंक करना होता है, समझना होता है। इस काल के जो अवशेष हैं मुख्यतः सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटिका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। जैसे हस्तकुठार, हैंडेक्स, बिदारणी, क्लीवर, गंडासा, खंडक आदि। ये क्या है, ये उस समय के ना जो हथियार हैं वो मिली हुई हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो है ना, हैंडेक्स हो गया, क्लीवर हो गया, खंडक हो गया, ये सब चीजें मिली थी उस समय। इस युग के को हथियारों के प्रयोग एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो पुरापाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूर्व पुरापाषाण युग, एक होता है मध्य पुरापाषाण युग और एक होता है उत्तर पुरापाषाण युग। अब हम देखेंगे महापाषाण के ताबूत तो मध्य पाषाण काल। तो हमने पुरापाषाण काल देख ही लिया है, जिसका समय प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक है। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पे, जो 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक है। इस काल में शिकार के साथ साथ पशुपालन भी किया जाने लगा था। तो पुरापाषाण काल में पशुपालन नहीं होता था, सिर्फ शिकार करते थे, है ना, और कंदमूल फलों को खा के गुजारा कर रहे थे। इस बार क्या करने लगे ये लोग, शिकार तो कर ही रहे थे, साथ साथ पशुओं को भी पालने लगे, पशुपालन भी किया जाने लगा। इस युग के जो प्रस्तर उपकरणों का आकार छोटा होता था, इसलिए इस युग को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल जो है ना, इस युग के उपकरण जो थे ना वो छोटे हो गए थे, आकार उनका छोटा हो गया था, है ना, छोटे उपकरण बनाए जाने लगे, है ना। तो क्या किया जाने लगा, तो इसीलिए इसको माइक्रोलिथ कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से, और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हमने देखा पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, अब नवपाषाण काल पे आते हैं, जिसका समय है 3000 ईसा पूर्व तक।
इस युग में अन्न उत्पादन शुरू हुआ, मतलब कृषि होने लगी थी, है ना। तो अन्न उत्पादन शुरू हुआ। व नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का जो है वो श्रेय दिया जाता है। इस काल में मानव पॉलिशदार पाषाण हथियारों का प्रयोग के साथ साथ सूक्ष्म पाषाण पालकों का भी प्रयोग करते थे। इस युग में लोग घर में स्थायी रहना सीख चुके थे और घरों का निर्माण मिट्टी से एवं आकृति गोलाकार या आयताकार होती थी। तो अब घर भी बनाने लगे थे, निवास करने लगे थे। कहने का मतलब ये है कि देखो, नवपाषाण काल आया तो इन्होंने फसल उत्पादन शुरू किया, है ना। फसल उत्पादन सीख गए तो इनको फसल कर रहे हैं, तो जब फसल को तो जब तक फसल रहेगी ना तब तक तो रहना पड़ेगा ना वहाँ। तो इनको धीरे धीरे स्थायी रहने की आदत लगी। पहले क्या होता था, ये शिकार करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था शिकार के लिए। अब इन्होंने क्या किया है, स्थायी रहना शुरू किया है। और जहाँ रह रहे हैं तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जानवरों से बचाव के लिए, खुद के जानवरों से बचाव के लिए हमें घरों का भी निर्माण करना होगा, तो घरों का निर्माण करने लगे। इस काल में लोगों द्वारा मेहरगढ़ में गेहूं, जौ और राई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा में चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। तो हम इसको आपको अच्छे से समझाते हैं, आपको चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आने वाली हैं। आपको यह याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गेहूं उपज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से। और सबसे पहले चावल उपजाने के साक्ष्य तो कोल्डी हवा से ही मिले हैं, है ना। तो ये तो था पुरापाषाण काल को हमने देखा, मध्यपाषाण काल को देखा और नवपाषाण काल को देखा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ से हमने विकास क्रम देखा है। देखो, भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं। यह वह काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। सिर्फ सामग्री के आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं। इतिहासकार जो है वो अनुमान लगाते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है और सबसे ज्यादा जो चीजें मिली हैं वो पत्थर की हैं, इसलिए इसको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया। इनमें हमने अलग अलग काल देखे। पुरापाषाण काल में सिर्फ शिकार कर और खाद्य संग्रह करते थे ये लोग, है ना। जैसे ही मध्यपाषाण काल आया तो शिकार के साथ साथ ये पशुपालन भी करने लगे, और नवपाषाण काल में कृषि भी ये करने लगे थे। इन्होंने नवपाषाण काल में स्थायी रहना सीख लिया था, है ना, और घर बनाना भी सीख लिया था, तो घरों में भी रहने लगे थे। अब ये मत सोचना कि आज के समय के जैसे घर में, ऐसा नहीं है ना। उस समय पत्थर अत्थर मिट्टी इट्टी के घर बनाने लगे थे, उल्टे सीधे कहते अपन जिसको। अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे। देखो, ये एक ऐसा काल है जिसकी जानकारी का मुख्य स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों पर आश्रित है। आद्य इतिहास में हड़प्पा की संस्कृति की गणना है, परंतु इस काल की लिपियां जो हैं, मतलब जिस लिपि में उस समय का इतिहास, जो चीजें लिखी गई है ना आधे ऐतिहासिक काल की, उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो पहला तो देखो, पहले हमने प्रागैतिहासिक काल देखा, उसमें क्या था, उसमें था कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। फिर आधे ऐतिहासिक काल आया, लिखित साक्ष्य तो मिल रहा है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसे, है ना। और फिर जो अभी ऐतिहासिक काल आएगा उसमें लिखित साक्ष्य मिलेगा और हम पढ़ने में भी सक्षम रहे हैं। कृष्ण लोहित एवं गैरिक मृदभांड संस्कृति आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अब हम आते हैं इसके उदाहरण पर। आदि ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इस युग की जो लिपि है उसको पढ़ने में हम आज भी सक्षम नहीं हो पाए हैं। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग शुरू हो चुका था, और इस युग में पत्थर में के साथ पहली बार धातु तांबा का प्रयोग हुआ था। तो जो सैंधव सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, उसमें पहली बार सैंधव सभ्यता, उसमें पहली बार जो है वो तांबे का प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण युग को चारकोलेथिक युग भी कहा जाता है। तो इस युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि पालते थे, फसल भी उगाते थे, कपास भी उगाते थे, है ना। ताम्रपाषाणी लोग जो हैं वो मात्र देवी की पूजा करते थे, और गैरिक मृदबांड भी यहाँ पर पाया जाता था। तो ये था उदाहरण किसका, आधे ऐतिहासिक काल का। इनको विस्तार से आगे समझेंगे। अभी हम आते हैं ऐतिहासिक काल पे, क्योंकि हम इतिहास का जो है विकास क्रम देख रहे हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है, मानव सभ्य बन चुका था, ढंग से रहने लगे थे थोड़े लोग, है ना, अच्छे से, और जीवन यापन करने के लिए बेहतरीन तरीके से रहने लगे थे, एक नियोजित तरीके से। इस काल के लिखित साधन उपलब्ध हैं, एवं इस काल पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशियों के वर्णन पर निर्भर है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पत्थर के हथियार हैं। तो आप सोच रहे होगे इनसे क्या होता होगा। यहाँ ऐसे तो यहाँ वहाँ उस समय आते थे काम में, है ना, शिकार करने की वगैरह। देखो, ये छोटे छोटे हथियार दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो इनसे क्या है, जानवरों को शिकार करने में आसानी होती थी। इन सब चीज़ों का इसलिए प्रयोग किया जाता था।
तो इतिहास के विकास क्रम के बाद अब हम एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता साथ ही कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे, सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानेंगे जो हमारी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा, बीपीएससी, आरपीएससी, कोई भी हो परीक्षा, यूपीएससी, जहां से आप क्वेश्चन करने की संभावना पूरी पूरी रहती है कि यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेंगे। पहला जो पॉइंट है, इस काल को कांसे की खोज के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस काल में ही सबसे पहले जो है कांसे की खोज की गई, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ये अभी हमने पहले भी देखा था कि कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के स्थल सिंधु घाटी के बाहर मिले हैं। इस सभ्यता के उत्खनित पहले स्थल हड़प्पा के नाम से भी इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी नींव नवपाषाण में पड़ी थी और रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 14C14 जैसी पद्धति के प्रमाण से सभ्यता का जो काल है वो 2500 बीसी से, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय देखेंगे। तो देखो, मुख्य बिंदु अध्ययन हेतु मुख्य बिंदु क्या है, हमें इनका भौगोलिक विस्तार समझना है ना। कैसे यहाँ के प्रमुख नगर क्या थे, प्रमुख उनमें से प्राप्त सामग्री क्या थी, कैसे इस सभ्यता का जो है पतन हुआ है, और इस सभ्यता की विशेषताओं को हमें देखना है। तो एक एक करके सभी बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार में देखो, भौगोलिक विस्तार में वो आता है कि ये सभ्यता जो है कहाँ से कहाँ तक फैली थी, तो इसको समझना है हमें। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखो, जो सबसे उत्तरी बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, ये है उत्तरी बिंदु है मांडा। और ये कहाँ पर है मांडा, ये है जम्मू कश्मीर में। मांडा, माथा, माथा कहाँ होता है, ऊपर होता है, सिर। तो भारत में जम्मू कश्मीर कहाँ है, ऊपर है। तो मांडा कहाँ है, ऊपर है ना। मांडा ऐसे याद रख लेना है। और दक्षिण में है, दक्षिणी बिंदु जो है वो दैमाबाद है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो आपको इसको ऐसे याद रख लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के दैमाबाद है ना। तो कैसे याद रखोगे, जैसे माँ होती तो माँ से महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र है ना। माँ 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 से महाराष्ट्र है ना। और दैमाबाद तो अपन क्या होता है, माँ से खाना मांगते हैं ना। माँ दैमा दैमा दैमाबाद है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। और जो पूर्वी बिंदु है वो है, पूर्वी बिंदु है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। उत्तर में आलमगीरपुर, उत्तर में आलमगीरपुर। और पश्चिम बिंदु है पाकिस्तान का सुत का गैंडोर। ये तो आपको याद ही होता है। अब हम आते हैं, यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम जो है लगभग 1600 किलोमीटर फैली है। तो ये सभ्यता जो है उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से ये है 1100 किलोमीटर है ना। और जो पूर्व से पश्चिम है ये है 1600 किलोमीटर फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम अधिक होगी मतलब। प्रमुख नगर व उनसे प्राप्त जानकारी को समझें तो सैंधव सभ्यता में अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थलों का पता लगाया जा चुका है। लेकिन कुछ ही स्थलों को महानगर की संज्ञा दी गई है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हूदड़ो हो गया, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा आदि ये प्रमुख नगर थे, है ना। तो टोटल तो 2800 स्थलों की खोज हुई है। टोटल ये तो सिर्फ अभी पता लगाया जा चुका है। अभी बहुत सी सभ्यताएं ऐसी हैं जो दबी हुई है, जिसका उत्खनन जो है वो रोक दिया गया है भारत सरकार द्वारा, और अन्य सरकार जिस जिस जगह पर फैली हुई है उनके द्वारा इसको रोक दिया गया है। तो ये अभी नहीं तो बहुत सारी स्थल और बहुत सारी जानकारी इससे हमें मिल सकती थी। बहुत सारे स्रोत अभी इनके नीचे दबे होंगे, है ना। तो वरना बहुत सी जानकारी मिलने को तो थी ही अभी। अब हम देखेंगे सैंधव सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले नगर नियोजन को जान लेते हैं। पहली विशेषता है नगर नियोजन। इनका जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ही गजब की थी उस समय, है ना। प्रत्येक नगर को दो भागों में बांटा जाता था। तो प्रत्येक नगर होता था दो भागों में, एक था पश्चिमी टीला या ऊपरी टीला और एक था पूर्वी टीला। जो पूर्वी टीला था इस पर आम जनता रहती थी। देखो, एक होता था पश्चिमी टीला, है ना, जो कि ऊंचाई पर होता था। कहाँ होता था, ऊंचाई पर होता था। एक होता था पश्चिमी टीला जो कि ऊंचाई पर होता था, इस प्रकार से, है ना। और एक होता था पूर्वी टीला, पूर्व में होता था। ये होता था बड़ा और इसमें रहती थी आम जनता। कौन रहती थी, आम जनता रहती थी। ये सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पश्चिमी टोला,
है ना, और ये पूर्वी टोला आम जनता के लिए है। सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल समकोण पर एक दूसरे को काटती थी सड़कें, और सड़कों के किनारे नालियां मिली हैं, तो सड़कों के किनारे से नालियां भी मिली हैं। नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। घर कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों से बना हुआ है, तो उस समय पक्की ईंटों से बने हुए घर मिले हुए हैं ना। सिंधु सभ्यता की समाज के बारे में देखें तो सिंधु सभ्यता की जो समाज है वह मात्र सत्तात्मक तथा समतावादी था। मात्र सत्तात्मक था और समतावादी था। कितनी अजीब सी बात है ना कि अभी भी जो पेट्रियोरिटी है ना वो चरम पर, मतलब वो हावी है, लेकिन उस समय ना मात्र सत्तात्मकता और समतावादी जो है लोग हुआ करते थे, समाज हुआ करता था। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। लोग जो हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वस्त्र सूती तथा ऊनी दोनों तरह के थे। समाज व्यापार, अधिकारी, शिल्प, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित था। मात्र देवी तथा पशुपति नाथ की पूजा की जाती थी और कुबड़ वाले सांड पूजनीय था। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की विशेषताएं देख रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमने समाज देखा, तो समाज में क्या आता है, समाज में आता है कि कैसे वहाँ के लोग थे, है ना, क्या खान पान था उनका, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्या व्यापारी वर्ग था, है ना, शिल्प वर्ग क्या था, श्रमिक वर्ग क्या करते थे, है ना, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो उसी को हमने समझा है। अब हम आते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी पर। हड़प्पा सभ्यता की ट्रेंड और इकोनॉमी पर आते हैं। तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस समय कृषि थी, है ना, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ था और व्यापार स्थल मार्ग एवं जलमार्ग दोनों से ही होता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका व्यापार स्थल मार्ग और जलमार्ग दोनों से ही होता था। जलमार्ग से व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया से होता था। स्थल मार्ग से व्यापार अफगानिस्तान व बहरीन द्वीप से होता था और तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खानों से मंगाया जाता था। 9 प्रकार की फसल पैदा करते थे ये, चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि। तो याद रखना है अर्थव्यवस्था में हड़प्पा सभ्यता की कि कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। व्यापार भी होता था, है ना, स्थल और जलमार्ग दोनों से ही होता था, है ना। जलमार्ग से मुख्य रूप से व्यापार मेसोपोटामिया से होता था और स्थल मार्ग से होता था कहाँ से, अफगानिस्तान और बहरीन से। जो तांबा है वो राजस्थान की खेतड़ी खानों से बनाया जाता था और 9 प्रकार की फसल करना ये जानते थे। कैसे पता चला होगा कि 9 प्रकार की फसल करते हैं? उतने साक्ष्य मिले हैं जितने, उतना ही माना है हम लोगों ने, है ना। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी आते हैं ना। तो लिपि के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ना, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, पिक्टोग्राफी कहा जाता है उसे। भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है लिपि, है ना। और यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। इस ओर से शुरू होता ही लिखना और इस ओर को लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इस ओर को लिखते हैं ना, ऐसे इसे ओर चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। और ये जो सिंधु सभ्यता की लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और कैसी है, भाव चित्रात्मक है। मापन 16 के गुणक में था। जो मापन जो है वो 16 के गुणक में किया जाता था। अब हम सभ्यता के पतन के बारे में देखते हैं, क्यों इसका पतन हुआ है। इस सभ्यता के पतन के बारे में तो विद्वानों का देखो अलग अलग मत है ना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। इन विचारों को पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो वो आती है ना RS शर्मा की बुक, अगर आपको इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझना है ना तो उसको आप पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत है नहीं, मेंस के लिए तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ही। तो इस बार ना, अभी तो इतना टाइम मिला नहीं था 2023 के बाद, लेकिन इस बार ज़रूर आपको मेंस की क्लास है ना, कोई एक पेपर उठाएंगे और उसको पहले कंप्लीट करेंगे, है ना। एक एक पेपर पेपर वाइज कंप्लीट करेंगे, है ना, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक और पेपर वाइज करेंगे हम लोग। तो जैसे ही प्रीलिम्स होगा ना तो कोशिश करेंगे तुरंत बाद से ही क्लासें आपको मिलने लगें, और हम ज़रूर शुरू करेंगे। और अगर जो भी चाहते हैं बच्चे कि मेंस की क्लासें और मेंस के लिए बेहतरीन कंटेंट, अच्छा बेहतरीन कंटेंट जो नहीं मिल पाता है वो उपलब्ध कराया जाए, जो आमतौर पर हर जगह नहीं उपलब्ध होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, मेंस के बाद, प्रीलिम्स के बाद मेंस क्लास जो है वो स्टार्ट की जाए। जो बच्चे चाहते हैं कि प्रीलिम्स के बाद मेंस की क्लासें स्टार्ट की जाएं वो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो फिर निश्चित रूप से क्लासें स्टार्ट होंगी। देखो कुछ लोग मानते हैं इस सभ्यता के पतन का कारण कि जलवायु परिवर्तन, और यह जो है वो सर्वाधिक मान्य है ना, जिस कारण कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और व्यापार ठप हो गया तथा शहरीकरण की प्रक्रिया रुक गई होगी और सभ्यता जो है ग्रामीणकरण की ओर अग्रसर होगी। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे कुछ लोग बाढ़ को मानते हैं, है ना,
कुछ लोग महामारी को मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये अलग अलग कारण होते हैं, सबके अलग अलग मत हैं कि हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा पशुपतिनाथ बैठा है, जिसके चारों तरफ गैंडा, भैंसा, हाथी एवं व्याघ्र और हिरण है। आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप पढ़ भी सकते हो। अगर आप चाहो तो 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वो हमारे लिए उपयोगी होगी परीक्षा में। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासक है वो वर्णिक वर्ग के हाथों में था, है ना, शासन, और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो मुद्रा नहीं चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया गया था। यही लोग संभवतः विश्व के सबसे पहले कपास उत्पादक थे, और मन के बनाने के कारखाने लोथल व चनहूदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं मन के बनाने के कारखाने? लोथल और चनहूदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। अब हम आते हैं इसके प्रमुख स्थलों पर, है ना, उनकी खोज करता हूँ और वहाँ से मिली हुई सामग्री पर। आप अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर लीजिएगा, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पाकिस्तान के पंजाब का मोंट गोमरी में है ना। तो हड़प्पा की बात करते हैं सबसे पहले, किसकी? हड़प्पा स्थल की बात करते हैं। और जिसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, कब? 1921 में। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और इसकी खोज की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। प्राप्त सामग्री क्या है यहाँ से? यहाँ से शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, अन्नागार, स्वास्तिक का चिन्ह और सीपी का पैमाना यहाँ पर मिला हुआ है। तो हड़प्पा के बारे में आपको याद रखना है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी, राय बहादुर शाही ने 1921 में खोज की, है ना। इतनी चीज़ें जरूर याद रखनी है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध का लरकाना जिला है मोहनजोदड़ो, है ना, सिंध का लरकाना जिला है मोहनजोदड़ो। और राखलदास बनर्जी जो हैं इसके खोज करता है मोहनजोदड़ो को 1922 में। मोहनजोदड़ो से जो है वो बृहद स्नानागार मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू और बृहद अन्नागार भी पाया गया है। चनहूदड़ो की बात करें, चनहूदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। एन गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की है। तो एन गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके जो है इन्होंने चनहूदड़ो की खोज की है सिंध प्रांत में। आप 1 मिनट रुकेंगे, है ना, मैं पानी पी लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने देखा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के तट पर है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। जो चनहूदड़ो है वो भी सिंध नदी के ही तट पर है ना। और इसकी खोज की थी, उत्खननकर्ता थे मैके और जो है वो मजूमदार, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं कालीबंगन पर, जो कि घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा। उससे पहले हमें देखना है लोथल, जो कि ये अहमदाबाद में है। कहाँ पर है लोथल? ये अहमदाबाद में है, और इसके खोज करता है डॉक्टर एस.आर. राव जो है इसके खोज करता है। यहाँ से मिला है आपको बंदरगाह, धान, चावल, फारस की मोहर, तांबे का कुत्ता,
उत्खनन यहाँ से मिला है ना। और राखीगढ़ी जो है हरियाणा, यहाँ पे अभी भी राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य चल रहा है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है हम देख ही चुके हैं, घग्गर नदी के तट पर है ना। और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ है। ये घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं कालीगंगा से, काली चूड़ियाँ मिली हैं सबसे महत्वपूर्ण, है ना, और सिलबट्टा मिला है। बनावली जो कि हरियाणा में है, बनावली, है ना, ये रंगोई नदी के तट पर है और R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की है। हल्की आकृति सरसों का ढेर मिला है यहाँ से, नालियों के अवशेष मिले हैं, मनके मिले हैं और अच्छे किस्म के जौ भी मिले हैं। धोलावीरा की बात करें तो कच्छ जिले में है धोलावीरा, है ना, और ये गुजरात के कच्छ जिले में खादिर द्वीप पर है। लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है धोलावीरा। इसकी खोज की थी जो है धोलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट, R.S. बिष्ट जिन्हें कहा जाता है, इसकी खोज की थी। 3 भागों में ये विभक्त है। नगर स्टेडियम जल संरक्षण तकनीक के आधार पर इसे प्राप्त किया गया है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है वैदिक काल। तो ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ तक। सिंधु घाटी सभ्यता हम देख चुके हैं। अब हम वैदिक काल पे आएंगे सीधे और वैदिक काल को समझेंगे, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझेंगे।